हाँ बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि जो है आपका जैसे हुक्स लॉ के बाद आपने देखा कि अभी आपका एक क्वेश्चन भी चर्चा किया था और उसमें जो है प्रतिबल की तरह एक विकृति की भी चर्चा की है और पिछले वीडियो की तरह इसमें ठोसों के यांत्रिक गुण में ये आपको विकृति बताया कि जैसे विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर वस्तु के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, वस्तु के आकार या आकृति में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या करते हैं? विकृति कहते हैं। क्या लिखा? वस्तु के आकार अथवा आकृति में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। वस्तु के आधार पर जैसे विकृति 3 प्रकार की होती है। वस्तु कैसे? जैसे लंबाई में, आयतन पर, आकृति में यदि विकृति पैदा हो रही है, इसके आधार पर जो है विकृति 3 प्रकार की होती है। जैसे अनुदैर्घ्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। देखा, लास्ट में जो है अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, आयतन विकृति वैलोम स्ट्रेन, अपरूपण विकृति शेयरिंग स्ट्रेन। और जिसमें आपको बताया, पहले मोटे मोटे तौर पर देखे आप कि विरूपक बल जैसे जब लगाया जाता है, विरूपक बल के कारण यदि वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो रही है, इसीलिए इसको रेखीय प्रतिबल का विकृति कहते हैं। या तन्यता है ना, वस्तु में तनाव पैदा होता है तो तन्य विकृति भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं। एक तो जब विरूपक बल लगाते हैं तो या तो अनुदैर्घ्य आप कहेंगे, या तन्य कहेंगे, या संपीडक कहेंगे। संपीडक विकृति जैसा कि लिखा है हमने, यह अनुदैर्घ्य विकृति लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई, मान लीजिए वस्तु की लंबाई क्या है? L है, परिवर्तन डेल्टा L का होता है, तो डेल्टा L डिवाइड बाई L, यानी अनुदैर्घ्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L डिवाइड बाई L। इसे तन्य व संपीडक विकृति भी कहते हैं। ठीक उसी तरह अब आयतन में यदि वृद्धि हो रहा है या विकृति हो रही है, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। आयतन में डेल्टा V डिवाइड बाई V, जबकि ये डेल्टा V क्या है? आयतन में परिवर्तन है और V प्रारंभिक आयतन है। क्लियर हुआ? अब उसमें देखिए, जैसे अभी शेयरिंग की चर्चा किया, अपरूपण विकृति की, तो शेयरिंग स्ट्रेन अपरूपण विकृति लिखा X/L। जैसे कोई वस्तु है, अभी पिछले चित्र में देखिए आपको दर्शा रहा था, तो X/L बराबर 5 रेडियन एक कम विकृति के लिए है, जबकि इसका कोई मात्रक व विमा नहीं होती। ये मात्रक में भी नहीं होता, विमा भी नहीं होती, यानी मात्रक व विमाहीन राशि है। ठीक, अब बात आती है, वहां लिखा है 5 रेडियन, यानी कम विकृति के लिए एंगल पर जो होता है उसके लिए आप X/L दर्शाते हैं। यह प्रतिबल की तरह विकृति भी क्या है? प्रदिश राशि है। कैसी राशि है? प्रदिश राशि है। इसको आप टेंसर राशि कहते हैं। ठीक है, यहां जो है इसी के आधार पर प्रतिबल और विकृति के ही आधार पर जो है हम जो है चर्चा करेंगे आपके इसके हुक के नियम की। हुक के नियम की, लेकिन हुक के नियम की चर्चा करने से पहले हम आपको जो है उससे प्रतिबल और प्रतिबल से संबंधित किसी वस्तु का अभिलंब प्रतिबल और स्पर्शरेखी प्रतिबल कैसे ज्ञात करते हैं। विकृति को देखा ही, जब बाह्य बल आप लगाते हैं
तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और अभी एक बात जो पीछे है, सपोज दैट कोई वस्तु ले लेते हैं, उसमें साइन और कास की चर्चा होती है। जैसे सपोज दैट कोई वस्तु है, यहाँ सॉलिड वस्तु है और आप इसकी चर्चा कीजिए। A1 है और एक पृष्ठ A2, इसके एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल है, एक P है और एक Q है। F जो है इस पृष्ठ पर लग रहा है और यहाँ जो है F cos थीटा और F sin थीटा। ध्यान देखिए, जब निकालते हैं अभिलंब प्रतिबल और स्पर्श रेखी, पीछे में बहुत अच्छे ढंग से चर्चा कर चुका हूं। तो अभिलंब प्रतिबल तो A1 हो जाता है। क्या? अभिलंब प्रतिबल A1 हो जाता है, ठीक। और स्पर्श रेखी प्रतिबल शून्य होता है। क्या? स्पर्श रेखी प्रतिबल बराबर 0 के, ये P की चर्चा कर रहा हूं। लेकिन यहां पृष्ठ Q पर जो है वो अभिलंब प्रतिबल ये बराबर हो जाता है P/A2 के। इसके P/A2, वहां A1 A2 जो है एकांक पृष्ठ A1 क्या है? क्षेत्रफल है। वहां P/A2 हो जाता है और F sin θ/A2 होता है। क्या? और A बराबर हो जाता है F cos θ/A2 और स्पर्श रेखी A बराबर हो जाता है F sin θ/A2। विकृति और व्यक्ति के प्रकार और वहां प्रतिबल से भी संबंधित ये बातें आप दोनों पृष्ठ के लिए A1 और A2 के लिए जाने। अब इसी के आधार पर जो है हम लोग हुक के नियम की चर्चा करेंगे। इसके नियम की, हुक के नियम, हुक्स लॉ आप लोगों ने नाम सुना होगा। हुक के नियम की चर्चा, उसमें हुक के नियम में प्रतिबल और विकृति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्या? नोट कर लीजिए उसको। इसी में पुरुषों के यांत्रिक गुण प्रत्यास्था में ही जो है हुक का नियम लिखिए, हेडिंग डालिए, हुक का नियम। उन्हीं के आधार पर देखिए जो स्प्रिंग इत्यादि में आगे चलेंगे, उसमें संपीड़न, विरलन, इन सब की चर्चा की जाएगी। तो उसमें हुक के नियम के ही आधार पर चलेंगे। यहाँ जैसे आपने देखा प्रतिबल और विकृति को जो है, ठीक उसी तरह आप वहां भी देखेंगे। यहाँ अब अगली हेडिंग डालिए बच्चों, हुक का नियम। ठीक, लिखिए हुक का नियम एवं प्रत्यास्था गुणांक। हुक का नियम, हुक का नियम एवं प्रत्यास्थता गुणांक। बहुत इजी पॉइंट है बच्चों, इसको आसानी से क्लियर कर लेते हैं।
क्या हुक का नियम एवं प्रत्यास्था गुणांक। अब हुक का नियम क्या है? यह भी किसी दो का अनुपात है। इसको साधारणतः आप नोट कर लीजिए कि वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, इनका पूरा क्या नाम है? वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया। वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, नाम सुने भी होंगे आप लोग, वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक। ठीक, ये प्रत्याशा संबंधी एक नियम प्रतिपादित किए जिसे आप हुक के नियम से करते हैं। वैसे इस नियम को कैसे दर्शाते हैं नोट कर लीजिए। लघु विकृतियों के लिए किसी वस्तु में लघु विकृतियों के लिए किसी वस्तु में लघु विकृतियों के लिए किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल संगत विकृति, उत्पन्न प्रतिबल संगत विकृति, उत्पन्न प्रतिबल संगत विकृति के समानुपाती होता है। विकृति के समानुपाती होता है। ठीक, संगत विकृति के समानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति, अर्थात प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति। क्या अब प्रतिबल और विकृति क्या है आपने देखा ही, इसको आप लिख सकते हैं या प्रतिबल बटे विकृति, या आप लिख सकते हैं क्योंकि अनुपात होता है ना, प्रतिबल बटे विकृति, ये बराबर होता है ई के। ई जो है क्या है? एक नियतांक है। ई क्या है? नियतांक है। नियतांक है। ई को ही वस्तु का या पदार्थ का प्रत्यास्था, ई को ही वस्तु का या पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। क्या? प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। क्लियर हो गया? दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं किसी पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक प्रत्यास्थ कहलाता है। ठीक, क्या? या आप कह सकते हैं कि जिस पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक जितना अधिक होता है, या जिस पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक जितना अधिक, जिस पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक प्रत्यास्थ कहलाता है। वह उतना
प्रत्यास्थ कहलाता है। बात समझ में है? हुक का नियम क्या है? इसको वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने बताया, उन लघु विकृतियों के लिए वस्तु में जो उत्पन्न प्रतिबल संगत विकृति के समानुपाती होता है। जैसा लिखा है कि प्रतिबल समानुपाती किसके है? विकृति के। या आप लिखते हैं प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई। ई नियतांक है, ई को ही आप क्या कहते हैं? वस्तु या पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। या आप कह सकते हैं जिस पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक प्रत्यास्थ कहलाता है। अब जहां तक बात आती है इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में, तो स्वाभाविक है प्रतिबल और इसका एक समानुपाती सीमा होता है। ठीक है? एक समानुपाती सीमा होता है, अर्थात प्रतिबल और विकृति हमेशा एक अनुपात में ही बल के अनुरूप घटते और बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आगे देखेंगे कि ये प्रतिबल में वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल था संगत विकृति के विभिन्न प्रकारों के आधार पर अप्रत्यास्था गुणांक। तो देखिए लिया आपने, ये प्रत्यास्था गुणांक भी 3 प्रकार का होता है। प्रत्यास्थता गुणांक कितने प्रकार का होता है? जी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। अब ये तो देखिए वस्तु के ऊपर आधार पर होता है। अभी देखा सब में जो है प्रतिबल को देखा, विकृति को देखा, ये सब 3 याद है। प्रतिबल में आपने 2 को देखा, अनुदैर्घ्य और आयतन, लेकिन अनुदैर्घ्य को भी 2 में देखा, एक स्पर्शरेखी में देखा। तो देखिए नंबर 1 अब इसमें क्या है प्रकार में? यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक, कौन कौन पढ़ेंगे उन तीनों को? पहला तो जो है यंग प्रत्यास्था गुणांक पढ़ेंगे, दूसरा आयतन प्रत्यास्था गुणांक और तीसरा दृढ़ता गुणांक। तीनों कौन कौन है नोट कीजिए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक, दूसरा क्या है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और तीसरा है दृढ़ता गुणांक। क्या? दृढ़ता। नंबर 3 है दृढ़ता गुणांक। ठीक, अब इनको प्रेजेंट किससे करते हैं? यंग प्रत्यास्था को अल्फा से। अल्फा से? नो, क्योंकि ये तो यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। क्या कहते हैं इसको? यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बैलून मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और रिजिडिटी ऑफ इलास्टिसिटी के क्षेत्र में जो है 3rd है। जिनको गामा, बीटा और ईटा से प्रेजेंट करते हैं। इससे गामा, बीटा और ईटा से प्रेजेंट करते हैं। अब इन तीनों की चर्चा बच्चों हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में यंग प्रत्यास्था गुणांक की चर्चा सबसे पहले की जाएगी। और इसी तरह ठोसों का जैसे यांत्रिक गुण पढ़ रहे हैं, इसी तरह तरलों का भी पढ़ेंगे, जिसमें विस्कासिटी है, संयांता है। तरल हमेशा आप जानते हैं अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ठोसों में जो है बहाव का गुण जो है नहीं होता है। ठीक।